गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं हिंदू लॉ के सोर्सेज का जो एक पार्ट है कस्टम, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। कस्टम्स मतलब जो कुछ भी हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं उसके बारे में। कस्टम्स के ऊपर एक क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है शॉर्ट नोट के रूप में, या कभी कभी उसके ऊपर डिटेल में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या जो आपका सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में जो क्वेश्चन आता है उसी में एक पूछ लेते हैं कि आप कस्टम्स को डिटेल में विश्लेषित कीजिए। तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। कभी कभी कस्टम्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक ही पूछ लेते हैं कि उसको कैसे साबित किया जा सकता है, कितने प्रकार की होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको कस्टम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। आपका क्वेश्चन जिस हिसाब से आएगा आपको वहां पे उतना ही अटेंड करना है और उतना आंसर देना है वहां पे, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा आंसर हमेशा देंगे तो आपका अदर क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप पढ़िए पूरा, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पेपर में आंसर लिखते हैं ना, तो उस टाइम जिस तरह से आपका क्वेश्चन आया होता है उस तरह से आपको आंसर वहां पे देना होता है। तो सेम थिंग आपको यहाँ पे भी करनी होगी। तो आज मैं आपको इसीलिए कस्टम्स के बारे में बता रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। Customs and assessages are regarded as one of the most important source of Hindu law, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ कस्टम्स को मान्यता दी जाती रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि विधि और धर्म एक ही था। जो धर्म कहता था वही विधि थी, विधि धर्म का ही एक भाग थी। उसी तरह से प्रथाएं हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि प्रथा क्या होती है ना, जो चीज़ हमारा करते आ रहे हैं, बचपन से जो चीज़ हम सुनते आ रहे हैं वो करना हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल होता है। उसमें हमें कुछ सोचना नहीं होता, वो करने के लिए हमारे हाथ पैर अपने आप चल जाते हैं। सेम थिंग प्रथा होती है, क्योंकि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को करते हुए देखते आते होते हैं अपने बचपन से, तो वो चीज़ करने के लिए हम एडमेंट होते हैं और उस चीज़ से हम हटने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसीलिए प्रथाओं को हमारे यहाँ बहुत मान्यता दी गई है प्राचीन काल से ही। द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम इन हिंदू लॉ हैज़ बीन सो ग्रेट दैट इन कलेक्टर ऑफ मदुरै वर्सेस मोटू रामालिंगम के बाद में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि क्लियर प्रूफ ऑफ असेज, अगर आप असेज यानी कस्टम का एक क्लियर प्रूफ दे देते हैं, स्पष्ट प्रमाण दे देते हैं, तो वो जो है रिटन टेक्स्ट को, जो हमारे वेदों पुराणों में लिखा है या जो भी रिटन टेक्स्ट है, उसको आउटवेक कर सकती है, मतलब उसको साइड बाई कर सकती है और उससे ज़्यादा प्रमाणिक समझी जाएगी। तो इसीलिए प्रथाओं को हमेशा से बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। प्रथाओं को हिंदू विधि के जो चारों मेजर एक्ट हैं आज की डेट में, अगर हम कहें तो आज की डेट में जो चारों मेजर एक्ट हैं उसकी धारा 3A में बताया गया है कि प्रथाओं से क्या मतलब है। यहाँ से हमारा डेफिनेशन क्लॉज भी शुरू हो जाता है। कस्टम जो है उसका पहला डेफिनेशन है, और बाकी की रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि डेफिनेशंस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो बार बार जब हमारे सामने आती है और हमें पता नहीं होता है उसका मतलब, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज को हम पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज़ कस्टम। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी बहुत आता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ आपको। प्रथा पद से ऐसा कोई नियम अभिप्रेत है जिसे कि लंबे समय के लिए, ठीक है ना। तो प्रथा शब्द से कोई नियम अभिप्रेत है जिससे कि लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए मतलब बहुत प्राचीन टाइम से, कभी कभी इसको 100 साल मान लिया गया है, कभी कुछ, लेकिन लंबे समय से जिसको कि प्राचीनता कहेंगे। यहाँ पे मैं इसको तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ा रही हूँ इस डेफिनेशन को, या मैं सारी डेफिनेशंस आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जब आप बेयर एक्ट से कोई सेक्शन पढ़ोगे तो आपको उसको कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर एक बार आप बेयर एक्ट के सेक्शन पढ़ना सीख गए तो आपके सामने कोई भी सेक्शन आएगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये सब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब बुक्स में मिल जाएगा। हालांकि लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ, जिस तरह से मैं इसको पढ़ना सीखना है, मेन चीज़ आपको यही सीखना है कि हमें कैसे पढ़ना है लॉ को। अगर एक बार आप लॉ को पढ़ना सीख गए तो आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी नया लॉ आता है तो आपको उसको पढ़ने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी डेफिनेशंस होती हैं उन्हीं डेफिनेशंस में हमारे एसेंशियल्स मिलते हैं और उसी से ही हम अपना इंटरप्रिटेशन करके कोर्ट के सामने पेश करते हैं। तो प्रथा पद से ऐसा नियम कोई अभिप्रेत है जिसे कि लंबे समय के लिए, सबसे पहला आ गया एंशिएंट टाइम, लगातार और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण, यानी उसको लगातार और एक रूपता से अनुपालित किया जाता हो कि वो जो है बार बार ब्रेक नहीं किया जा रहा है, उसको लगातार हम मानते आ रहे हैं। किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह
या परिवार के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त हो गया हो। यहाँ से स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह, यहाँ से हमें काइंड्स ऑफ कस्टम्स मिलते हैं कि कस्टम्स कितने प्रकार का होता है। तो हिंदुओं में उसने विधि का बल प्राप्त कर लिया हो, इतनी प्राचीन हो और एकरूपता और लगातार उसको अनुपालित की जा रही हो, तभी वो प्रथा जो है विधि मानी जाएगी और उसको लागू किया जाएगा। लेकिन परंतु का मतलब होता है जब यहाँ पे परंतु लिख देते हैं कि ऊपर वाली चीज़ तो सही है लेकिन इसके अलावा ये भी होना ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये नहीं माना जाएगा। परंतु यह है तब जबकि यह नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोकनीति के विरुद्ध ना हो। मतलब नियम को निश्चित होना चाहिए और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, इन अयुक्तियुक्त और नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसके बाद, और यदि ऐसा नियम एक ही परिवार को लागू होते हैं तो परिवार द्वारा उसका अस्तित्व भंग ना कर दिया होगा। मतलब अगर मेरे परिवार में कोई नियम आ रहा था प्रथा के रूप में और हमारे परिवार द्वारा उस नियम को भंग कर दिया गया तो अब वो हमारे परिवार की प्रथा समाप्त हो जाएगी। कभी हमने एक आध बार भंग करा तो नहीं ऐसा कि समाप्त हो जाएगी, लेकिन हम लगातार उसको तोड़ते आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो अब एक नई जनरेशन आए, वो कहे पहले 5-6 जनरेशन पहले हमारे यहाँ एक ऐसा प्रथा थी, तो वो प्रथा नहीं मानी जाएगी। कभी एक जनरेशन ने नहीं माना लेकिन लगातार बाकी सारी जनरेशन उसको मानती आ रही हैं, तो वो ब्रेक नहीं माना जाएगा। लेकिन जहाँ बहुत सारी जनरेशन ने उसको तोड़ दिया और लगातार हम उसको तोड़ते आ रहे हैं, वहाँ पे उसका ब्रेक मान लिया जाएगा और वो प्रथा अब समाप्त मान ली जाएगी। तो ऊपर की डेफिनेशन के आधार पर देखिए प्रथा के निम्नलिखित लक्षण निकलते हैं। एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स, प्राचीनता, एंशियंट होनी चाहिए, वही जैसे मैंने आपको बताया कहीं कहीं 100 साल माना गया है, लेकिन स्मरणातीत होनी चाहिए, मतलब आपको याद भी नहीं है कि वो कहाँ कितनी पुरानी है। इनवेरिएबल एंड कंटिन्यूस होनी चाहिए कि उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, वो निरंतर होनी चाहिए। स्पष्ट एवं असंदिग्ध प्रमाण होना चाहिए। क्लियर एंड अनएम्बिगियस एविडेंस, मतलब जो आप उसको प्रमाणित कर रहे हैं एविडेंस के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रिजम्पशंस नहीं करने की ज़रूरत है। वहाँ पे प्रिज्यूम नहीं करेगा कोर्ट की हाँ प्रथा है, आपको बहुत क्लियरली उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रथा है। प्रथा को युक्तियुक्त होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए। रीज़न इज़ समथिंग की जो चेंज होता रहता है वक्त के अनुसार, समाज के अनुसार, जगह के अनुसार रीज़न चेंज हो सकता है। तो रीज़न हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा एक रहेगा। जो कल सही था वो आज गलत हो सकता है, जो कल गलत था वो आज सही हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जो पहले सही थी वो आज गलत हैं, या पहले गलत थी आज सही हैं। जैसे कई शादियां करना पहले सही माना जाता था, आज की डेट में नहीं माना जाता। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, रीज़न हमेशा चेंज होता रहता है। तो प्रथा को जिस टाइम हम साबित करने जा रहे हैं उस टाइम जो रीज़न है उस टाइम के आधार पे उसको युक्तियुक्त होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अपोज टू मॉरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। सेम मॉरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी का भी वही नियम है जो रीज़न का था कि मॉरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी बदलती रहती है। पब्लिक जो आज की डेट की पब्लिक है वो किस चीज़ को सही मान रही है, किस चीज़ को गलत मान रही है, यही यहाँ पे मैटर करता है। प्रथा विधि विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी आज की डेट में रिटन टेक्स्ट है प्रथा को उसके विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। अगर प्रथा में और विधि में विरोध होगा तो विधि को मान्यता दी जाएगी, जब तक कि विधि डायरेक्टली नहीं कह रही हो कि प्रथा को मान्यता दी जाएगी। प्रथाएं आपसी समझौते द्वारा निर्मित नहीं की जा सकती। मतलब वी कैन नॉट क्रिएट बाय म्यूचुअल कंसेंट। हमने कहा कि चलो आपस में मिलकर के एक प्रथा का निर्माण कर लेते हैं, आज से हम ऐसा करेंगे, और हमने 2-3 जनरेशन वैसा करा फिर हम कहें ये तो हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है। नहीं, आप इस तरह से प्रथा का निर्माण नहीं कर सकते। प्रथा आपको पता ही नहीं है कब से चली आ रही है, वो बहुत ही एंशिएंट होगी, तभी माना जाएगा कि वो प्रथा है। तो इस प्रकार प्रथा के आवश्यक लक्षण क्या क्या हो गए? प्राचीन होनी चाहिए, अपरिवर्तनशीलता तथा निरंतर होनी चाहिए, इनवेरिएबल एंड कंटिन्यूस होनी चाहिए, स्पष्ट एवं असंदिग्ध प्रमाण, एस्टेब्लिश्ड बाय क्लियर एंड अनएम्बिगुअस एविडेंस, रीजनेबल होनी चाहिए उसे। इट मस्ट नॉट बी अपोज टू मॉरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी, इट मस्ट नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। प्रथा विधि विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। प्रथाएं आपसी समझौते द्वारा निर्मित नहीं की जा सकती। कस्टम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसको जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ये जो इसके एसेंशियल्स हैं ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और इसकी जो डिटेल है वो आप वहाँ पे लिख पाएंगे जब एग्ज़ाम टाइम में होंगे। तो इसलिए एसेंशियल्स को और इन चीज़ों को बार बार पढ़िएगा ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। और प्लीज़ शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी में ज़रूर बनाइए। मेन हेडिंग पॉइंट्स की एक कॉपी ले लीजिए, उसमें ज़रूर बनाते चलिए साथ में, ताकि वो आपके पेपर टाइम में
और रिवीजन टाइम में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ कस्टम, प्रथाओं के प्रकार। 3 तरह की प्रथाएं हैं, स्थानीय प्रथाएं, वर्गीय प्रथाएं और पारिवारिक प्रथाएं। लोकल कस्टम्स मीन्स ऐसे कस्टम्स जो किसी एरिया के हिसाब से होते हैं, कि आप यूपी में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के कस्टम्स। इन इंडिया वी कैन से कि व्हेन यू आर इन यूपी, व्हेन यू आर इन एमपी, मतलब यूपी के हिसाब से आपका कस्टम होगा, एमपी के हिसाब से आपका कस्टम होगा। जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ का कस्टम है, वो पर्सन के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, वो प्लेस के हिसाब से डिसाइड होगा कि वहाँ पे क्या चीज़ माना जाएगा, कौन सी प्रथा मानी जाएगी। और जो क्लास कस्टम्स होते हैं वो पर्सन के हिसाब से डिसाइड होता है। मैं जिस क्लास को बिलोंग करती हूँ मेरे ऊपर वो वाला कस्टम लागू होगा। जस्ट वी कैन से दैट जैसे आईपीसी है, इट इज़ लोकल कस्टम ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, आपके ऊपर आईपीसी लागू होगी और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका संप्रदाय क्या है। बट हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ को अगर हम पर्सनल लॉ के रूप में देखते हैं, जब हम पर्सनल मैटर्स के लिए देखते हैं, तो वहाँ पे आपकी कास्ट, आपका धर्म, आपका संप्रदाय मैटर करता है। और उसके हिसाब से आप यूपी में हैं, एमपी में, इट डजेंट मैटर, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, या हिंदू मुस्लिम में भी आप किस जाति के हैं उसके, या किस संप्रदाय के हैं, इट मैटर्स, और उसके हिसाब से आपके ऊपर लॉ लागू होता है। सेम प्रथा का है, व्हेन दैट इज़ लोकल कस्टम, तो वो उस प्लेस में, पूरे एरिया में लागू होती है और वहाँ पे कौन रहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड व्हेन इट इज़ अ क्लास कस्टम, तो वो पर्सन से फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या हूँ, मैं अपने साथ अपना कस्टम लेके चलती हूँ, या वहाँ पे वो मेरे क्लास में लागू होगा, क्षेत्र में जितने भी लोग रखते हैं सब पे लागू नहीं होगा, केवल उस क्लास के लोगों के ऊपर लागू होगा। फैमिली कस्टम मतलब मेरे परिवार में जो कस्टम्स हैं वो मेरे परिवार के साथ चलेंगे और केवल मेरे परिवार में ही लागू होंगे। प्रथाओं की बाध्यकारिता, ऑब्लिगेटरी नेचर ऑफ कस्टम, की क्या ऑब्लिगेशन है, प्रथाओं को हमें कितना मानना पड़ेगा और अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा। प्रथाओं की बाध्यकारी प्रभाव को बहुत प्राचीन ग्रंथकारों ने मान्यता दी है, जिनमें नारद की उक्ति है, व्यवहारो ही बलवान धर्मस्ते न वह्यते, मतलब प्रथा व लोकनीति धर्मशास्त्रीय विधि को निष्प्रभ कर देती है। कस्टम इज़ वेरी पावरफुल एज इट डिसाइड एवरीथिंग एंड ओवररूल द सैक्रेड लॉ, मतलब ये सैक्रेड लॉ को भी ओवररूल कर देगा, क्योंकि कस्टम्स को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। हमारे यहाँ ये मान्यता रहती है कि जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वो सही है और हमें करना चाहिए। हम बचपन से जिस चीज़ को देखते आते हैं उसके प्रति हमारे मन में एक भावना रहती है उसको करने की, तो इसीलिए बस कस्टम्स को बहुत ज़्यादा मान्यता हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथकारों ने भी दी है और वो आज भी चली आ रही है। हालांकि विधि के कोडिफिकेशन के बाद जहाँ पे भी लॉ बता रहा है वहीं पे प्रथा मानी जाएगी। अगर लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया, किसी एक लॉ को बना दिया है, तो वहाँ से प्रथा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सेम कलेक्टर ऑफ मदुरई बनाम मोटो रामलिंगम, प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट अ क्लियर प्रूफ ऑफ असेट्स विल आउटविक द रिटन टेक्स्ट ऑफ लॉ। प्रथा के लिए सबूत का भार, मतलब 2 जने आए, एक जना कह रहा है कि ये प्रथा है और एक जना कह रहा है कि ये प्रथा नहीं है। किसको प्रथा को साबित करना होगा, किसको साबित करना होगा कि मैं कह रही हूँ कि प्रथा है तो मुझे साबित करना है कि प्रथा है, या सामने वाला कह रहा है कि ऐसी कोई प्रथा नहीं है तो उसे साबित करना है कि प्रथा नहीं है। तो यहाँ पे सबूत का भार किसके ऊपर है, जो कहता है कि प्रथा का अस्तित्व है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे परिवार में या इस समाज में इस प्रथा का अस्तित्व है, इसलिए मेरे को इस प्रथा के आधार पे मेरे फेवर में जजमेंट दिया जाए, तो आई हैव टू प्रूव कि वो जजमेंट में जिससे कि मेरे फेवर में आए। तो अब एविडेंस मुझे देनी है कि प्रथा का अस्तित्व है, सामने वाले को नहीं बताना है कि प्रथा का अस्तित्व नहीं है, उसको कोई प्रूफ नहीं देना है। आई हैव टू प्रूव कि प्रथा का अस्तित्व है। प्रथा को हम 2 तरह से प्रमाणित करेंगे, साक्षी के द्वारा, मतलब हर बार हम साक्षियों को लाएंगे, एविडेंस पेश करेंगे और साक्षी बताएंगे कि हाँ ऐसा प्रथा का अस्तित्व है, जिससे कि कोर्ट हमारी बात को मान सके। लेकिन अगर वो बार बार कोर्ट के सामने आई है, रिपीटेडली कम टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट एक्सेप्टेड इट, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, इट मे बी सेड टू हैव ऑलमोस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द जनरल लॉ, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जनरल लॉ का एक पार्ट बन गई है और फिर हमें कोर्ट में बार बार एविडेंस के रूप में उसको प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा। हम केवल वो जजमेंट्स जो हैं उसको कोर्ट के सामने ले आएंगे और कोर्ट को दिखाएंगे कि इन जजमेंट से इसको माना गया है, तो कोर्ट हमारे उसको मान लेगी और वो प्रथा हमारे को फिर से एविडेंस के रूप में साबित नहीं करनी पड़ेगी। तो हम या तो एविडेंस के रूप में साबित करेंगे उसको, एविडेंस ला करके, या फिर कोर्ट के सामने बार बार आई है तो हम उस तरह से भी साबित कर सकते हैं। अस्कौर बनाम करतार सिंह
2007 SCC मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि जहां अधिनियमित विधि द्वारा प्रथागत नियमों की प्रभावकारिता को समाप्त किया गया हो, वहां प्रथागत नियम अधिनियमित विधि पर प्रभावी होंगे, बशर्ते कि उनका स्पष्ट प्रमाण दिया जाए। मतलब अधिनियमित विधि ने प्रथागत नियमों को अस्तित्व को समाप्त नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि प्रथाएं यहाँ पे लागू नहीं होंगी या डायरेक्टली उसको समाप्त नहीं किया है। वहाँ पर अगर हम प्रथा को साबित कर देते हैं तो प्रथाएं हमारे अधिनियमित विधि के ऊपर प्रभावी हो जाएंगी, उसको ओवररूल कर देंगी, उसके ऊपर प्रिवेल होंगी। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रथाएं विधि का बल प्राप्त कर लेती हैं जब उनको बार बार न्यायालय के संज्ञान में लाया गया हो। मतलब वही जो दो पर इंग्रेडिएंट्स है वो दोनों यहाँ पे आ गए। पहले आपने एविडेंस के रूप में पेश करने की बात कही, लेकिन अगर वो बार बार न्यायालय के सामने लाई गई हैं और न्यायालय ने उन्हें मान्यता प्रदान करी है, मान्य माना है, तो हर पृथकवाद में प्रथाओं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वही केस का आप जजमेंट दिखा देंगे और प्रथा जो है साबित मान ली जाएगी। अब एक ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि अधिनियमित हिंदू विधि में प्रथाओं की मान्यता, कि आज की डेट में जब हमारी हिंदू विधि का कोडिफिकेशन हो गया है तो आज की डेट में प्रथाओं की हमारे लिए क्या मान्यता है, कहाँ तक हम प्रथाओं को अपने केस में साबित करके अपने केस में फेवर ले सकते हैं, क्या यहाँ पे उसको छूट दी गई है। तो वर्तमान में प्रथाओं को कई जगह पे हमारे यहाँ मान्यता दी गई है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन अगर